नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार पांडे। स्वागत है आप लोगों का स्टडी पॉइंट के हमारे इस ऑनलाइन क्लास सीरीज में। आज का जो हमारा वीडियो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 यानी कि वैद्युत रसायन के ऊपर है। ठीक है। और आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यानी कि वैद्युत रसायन का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान ये रखना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले यानी कि वैद्युत रसायन से पहले दो और चैप्टर था, जिसमें पहला था सॉलिड स्टेट और दूसरा था सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमारा जो अभी वीडियो आ रहा है वो किसी चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन नहीं होता है। अभी जो हम वीडियो डाल रहे हैं वो सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है बिहार बोर्ड का, उसके ऊपर डाल रहे हैं। और अगर आप लोग का इस तरह का सपोर्ट रहा तो हम पूरे चैप्टर का वीडियो भी डाला करेंगे। ठीक है। लेकिन फिलहाल जो हमारा वीडियो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन के ऊपर है। और आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है, जो परिचय है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है। तो हमारा आज का वीडियो किसके ऊपर है? इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए दोस्तों, वैद्युत रसायन में यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मुख्य रूप से दो चीजें पढ़नी है हम लोगों को। एक विद्युत ऊर्जा और दूसरा रासायनिक ऊर्जा। यानी ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन, इसमें हम लोग को विद्युत ऊर्जा के बारे में और रासायनिक ऊर्जा के बारे में पढ़ाई करनी है। ठीक है। यानी केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बात करना है और इन दोनों का आपस में संबंध क्या है इसके ऊपर भी बात करना है। ठीक है। तो समझना ये है कि जब हम मतलब कि इसमें जो इंट्रोडक्शन में बात करेंगे तो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक अभिक्रिया ही बोल सकते हैं हम। तो दोस्तों ध्यान के रखना है कि जब हम विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं। फिर तो सुनिएगा, जब विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो इस प्रक्रम को, इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटन। इसे कहा जाता है वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर से सुनिएगा, जब विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है। और ठीक इसी का उल्टा, जब रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, यानी अब सहायता किसकी लेनी है? रासायनिक अभिक्रिया की, और प्राप्त क्या होगा? प्राप्त होगा विद्युत ऊर्जा। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो फिर से बात करते हैं, जब हम विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं या पूरा करते हैं तो उस काम को वैद्युत अपघटन कहते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा, जब रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो उसे हम वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। और जहाँ तक बात इस चैप्टर के डिफिनेशन का है कि वैद्युत रसायन का डिफिनेशन क्या बोलेंगे, तो इसका डिफिनेशन ये होगा कि वैद्युत रसायन किसका भाग है? वैद्युत रसायन भाग है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डिफिनेशन में हम लोग ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके अंदर हम विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और इन दोनों के आपसी संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो ये हमारा मेन बात है। देखिए अब हम बात करते हैं वैद्युत अपघटन के बारे में।
वैद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। एक और बात देख लिया जाए कि ठोस अवस्था में यानी कि सॉलिड स्टेट में यदि कोई पदार्थ धारा का चालक हो यानी कि विद्युत धारा का सुचालक हो तो उसे हम चालक कहते हैं। यानी विद्युत धारा का चालन एक जगह से दूसरी जगह करता हो तो उसे हम चालक कहते हैं। लेकिन वही पदार्थ अगर द्रव अवस्था में हो, वही पदार्थ यदि द्रव अवस्था में हो तो उसे हम चालक नहीं कहेंगे, उसे हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य। उसे हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट फिर से सुनेंगे, जब धारा का चालन कोई ठोस पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह करता हो तो उसे हम चालक कहते हैं। लेकिन वहीं पे ठोस की जगह द्रव हो या विलयन की अवस्था हो तो यदि विलयन की अवस्था में कोई पदार्थ धारा का चालन एक जगह से दूसरी जगह करता होगा तो उसे हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और ठीक उसी तरह जिस तरह ठोस में चालक होता है वैसे द्रव में अपघट्य होता है, और जैसे ठोस में अचालक होता है वैसे ही द्रव में होता है वैद्युत अनपघट्य। वैद्युत अनपघट्य यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। कहने का ये मतलब कि जो चालक है वही अपघट्य है और जो अचालक है वही अनपघट्य है। बस अंतर किस चीज का है, उसके स्टेट का है। अगर सॉलिड स्टेट रहेगा तो चालक का चालक, और अगर लिक्विड स्टेट रहेगा या सॉल्यूशन का स्टेट रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अब वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनपघट्य। ठीक है, तो ये भी इसके बेसिक में आता है, इंट्रोडक्शन में आता है। अब हम बात करेंगे वैद्युत अपघटन के बारे में। अच्छे से देखेंगे, ये एक अच्छा प्रोसेस है और बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वैद्युत अपघटन एक प्रक्रिया है और ये कब होता है, जब हम विद्युत ऊर्जा की सहायता से, अभी बताए थे, जब हम विद्युत ऊर्जा की सहायता से क्या करवाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं। यानी जब विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो उस प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत अपघटन होता कैसे है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक बर्तन का उपयोग करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लिया जाता है जिस बर्तन में वैद्युत अपघटन अभिक्रिया करवानी है। तो वैद्युत अपघटन कराने के लिए हम जिस बर्तन का उपयोग करते हैं उस बर्तन को कहा जाता है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल यानी इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर से सुने, वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया को पूरा करने के लिए या संपूर्ण कराने के लिए हम जिस बर्तन का उपयोग करते हैं उस बर्तन को वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। और ये हमारा पहला काम है कि एक बर्तन लेना है जिस बर्तन का नाम क्या होगा, वैद्युत अपघटनी सेल। अब हम क्या करेंगे कि इस बर्तन में किसी धातु का 2 छड़ डाल देते हैं। इस बर्तन में किसी धातु का 2 छड़ डाल देते हैं। तो धातु का जो छड़ हम इसके अंदर डालते हैं उस छड़ को, उस रॉड को कहा जाता है इलेक्ट्रोड। उस छड़ को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब जैसा कि परिभाषा था कि विद्युत ऊर्जा की सहायता से अभिक्रिया करवानी है, कहने का ये मतलब कि इसमें विद्युत ऊर्जा की सहायता लेनी है। तो कहने का ये मतलब कि इसके अंदर एक सेल का उपयोग करना पड़ेगा। तो अपने पास मान लीजिए एक सेल है और सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो हम लोग करते क्या है कि इन दोनों रॉड को, जो इलेक्ट्रोड हमारा है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से बारी बारी से कनेक्ट कर देते हैं। यानी एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे उससे हम कहते हैं धनोद या एनोड। धनोद या एनोड कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं ऋणोद या कैथोड। तो यहाँ तक का बात हम फिर से करते हैं। वैद्युत अपघटन करवाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेते हैं, उस बर्तन को वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और इस सेल के अंदर हम दो धातु का छड़ डालते हैं। ठीक है,
तो धातु का जो छड़ हम इसके अंदर डाल रहे हैं उन छड़ों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अगला काम यह है कि इलेक्ट्रोड जब हम डाल दिए तो करना क्या है कि दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से कनेक्ट करना है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यानी कि धन ध्रुव से जिस इलेक्ट्रोड को हम जोड़ते हैं उसे धनोद या एनोड कहते हैं, और बैटरी के ऋण ध्रुव से जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं उसे हम ऋणोद या कैथोड करते हैं। अब अगला बात यह है कि जिस कंपाउंड का करवाना है अपघटन, ये जैसे मान लेते हैं कि NaCl हमारा है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का अपघटन करवाना है, तो जिसका अपघटन करवाना है उसको जब इसमें हम डालेंगे, उसके विलयन को जब हम इसके अंदर डालते हैं तो डालने पर क्या होगा कि जैसे ही हम इन इलेक्ट्रोडों को बैटरी से कनेक्ट किए थे, तो चूंकि ये पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ था इसलिए ये टर्मिनल कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, यानी इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये टर्मिनल बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट था इसलिए इसके अंदर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें करंट के फ्लोटेशन के कारण यानी धारा के प्रवाह के कारण क्या होता है कि ये जो हमारा NaCl कंपाउंड है ये टूटता है, NaCl कंपाउंड टूटता है, और टूट के क्या बनेगा, बनेगा सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। आप लोग आयनिक बॉन्ड पढ़े होंगे, उसमें होता है ना NaCl का जो बॉन्डिंग करते हैं हम तो क्या होता है, Na के पास प्लस होता है और Cl के पास माइनस होता है, ये अपना 8 अष्टक पूरा करता है, इस तरह पढ़े होंगे। तो होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रोडों की सहायता से इसमें धारा का प्रवाह करते हैं तो जो सोडियम क्लोराइड हमारा है NaCl है वो टूट के Na प्लस और Cl माइनस में बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद ऑब्वियसली बात है कि जब ये निगेटिव चार्ज है तो इस निगेटिव को जो पॉजिटिव टर्मिनल है यानी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो क्या करेगा, अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेगा, और जो हमारा पॉजिटिव आयन है यानी कि सोडियम है उन सोडियम को कौन खींचेगा अपनी ओर, जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है वो अपनी ओर खींचेगा। तो कहने का ये मतलब कि जितना क्लोरीन है सब का सब क्लोरीन एनोड पर जाकर जमा हो जाता है, और सब का सब सोडियम जो है कहाँ जमा हो जाता है, ऋणोद पे या कैथोड पे जाके जमा हो जाता है। और इस प्रकार से NaCl जो है सोडियम क्लोराइड जो है ये टूट के अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर बढ़ जाता है, यानी सोडियम जो Na प्लस बना था और क्लोरीन जो माइनस बना था, ये जो प्लस है Na प्लस ये कहाँ चला जाता है, कैथोड पर जाके मुक्त हो जाता है, और जो Cl माइनस है ये कहाँ चला जाता है, एनोड पे जाता है, और इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड टूट जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इसी को हम वैद्युत अपघटन कहते हैं यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि जब हम NaCl का अपघटन करवाते हैं, NaCl का वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर क्या मुक्त होता है, कैथोड पर क्या मुक्त होता है, ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। क्वेश्चन में देखेंगे उसमें आपका ऑप्शन दिया रहेगा सोडियम, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या होगा, NaCl कह रहा है और पूछ कह रहा है कैथोड पर, तो NaCl का अपघटन जब करवाएंगे तो कैथोड पर कौन मुक्त होगा, कैथोड पर हमारा सोडियम मुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो सोडियम होगा। और क्वेश्चन बैंक का जहाँ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशन में आंसर हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, सोडियम होगा। यानी जब हम NaCl का अपघटन करवाएंगे तो कैथोड पर सोडियम जाकर मुक्त होता है। और इस प्रकार जिस किसी का भी हम करवाएंगे डिपेंड ये करेगा कि जो पॉजिटिव रखता होगा यानी जो S ब्लॉक एलिमेंट होगा वो एलिमेंट हमेशा कैथोड पर ही मुक्त होगा, ये ध्यान रखना है। जो S ब्लॉक एलिमेंट होगा कैथोड पर मुक्त होगा, और जो P ब्लॉक एलिमेंट होगा वो हमेशा कहाँ मुक्त होगा, एनोड पर मुक्त होगा। ठीक है, तो जब कभी क्वेश्चन में कैथोड पूछे तो कैथोड का सीधा मतलब है S ब्लॉक और एनोड का सीधा मतलब है P ब्लॉक। ठीक है, और S और P का पहचान कैसे करते हैं ये भी हम बताए हुए थे, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि S और P कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मान लेते हैं क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि बेरिलियम ऑक्साइड है, और इसमें पूछा गया है कि कैथोड पर क्या मुक्त होगा और एनोड पर क्या मुक्त होगा। ठीक है, कैथोड पर कौन जाएगा और एनोड पर कौन जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी जब हम बेरिलियम ऑक्साइड का अपघटन करवाएंगे तो कैथोड पर क्या मुक्त होगा और एनोड पर क्या मुक्त होगा, ये हमको पहचानना है। तो सिंपल सा काम है, ये है बेरिलियम और ये है ऑक्साइड। ठीक है, यानी ऑक्सीजन। बेरिलियम कितने में, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम यानी 4 में, ऑक्सीजन कितने में, 8 में। दोनों का हम विन्यास निकाल लेते हैं, कन्फिगरेशन। इसका होगा 1s2 और इसका 1s2 2s2। इसका क्या होगा 1s2 2s2 एंड 2p4। लास्ट में S आ रहा है यानी ये कौन सा ब्लॉक है, S ब्लॉक है, और इसके लास्ट में P आ रहा है यानी ये कौन सा ब्लॉक है, P ब्लॉक है। अब आते हैं इस हिंट में, हिंट क्या था
कि जब भी एस ब्लॉक होगा कहाँ जाएगा, कैथोड पर, और पी ब्लॉक जाएगा एनोड पर। तो इसमें एस ब्लॉक कौन है, एस ब्लॉक बेरिलियम है। तो बेरिलियम जो है वो कैथोड पर मुक्त होगा, और जो हमारा पी ब्लॉक है यानी ऑक्सीजन वो कहाँ जाके मुक्त होगा, एनोड पर मुक्त होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में दे सकते हैं। अगर पूछेगा कैथोड और एनोड का सवाल अपवर्टर में, तो डिपेंड करेगा ब्लॉक पे। यदि एस ब्लॉक होगा तो कैथोड पर, और पी ब्लॉक होगा तो एनोड पर, ये हमेशा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आसानी से। हमारा अगला जो वीडियो होगा वो होगा विद्युत रासायनिक अभिक्रिया पर, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन पर, और उस अभिक्रिया में कुछ विशेष बात पढ़ना है हम लोग को, जो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।